हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं, हम एक श्रृंखला चला रहे हैं अभ्यास प्रश्नों की जूनियर अकाउंटेंट के विद्यार्थियों के लिए। तो आज की कक्षा में हम जो है व्यावसायिक अध्ययन के क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और जो मानव संसाधन प्रबंध है उससे संबंधित प्रश्नों को हम हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या आ रहा है? पहले प्रश्न की यदि हम बात करें तो पहला प्रश्न इसके अंदर है कि भर्ती व चयन की प्रक्रिया क्रमशः होती है नकारात्मक, सकारात्मक, 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 नकारात्मक और नकारात्मक नकारात्मक। तो यदि हम बात करें तो भर्ती की जो प्रक्रिया होती है इसके अंदर इच्छुक अभ्यर्थियों को आवेदन हेतु क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। यानी कि अगर उनके अंदर पोस्ट के अकॉर्डिंग उनके पास क्वालिफिकेशंस हैं तो उन्हें उस पोस्ट को प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। तो भर्ती एक तरीके से क्या होती है, सकारात्मक प्रक्रिया होती है। और यदि हम चयन की बात करें तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदित अभ्यर्थियों में से एक कुशल अभ्यर्थी का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। तो यानी कि चयन की प्रक्रिया एक तरीके से क्या होती है, नकारात्मक होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? भर्ती होती है सकारात्मक और चयन होता है नकारात्मक, क्योंकि इसके अंदर जरूरी नहीं है कि सभी अभ्यर्थियों को क्या कर लिया जाए, चयनित कर लिया जाए। उनमें से जो कुशल होगा उसी को क्या किया जाएगा, चयन किया जाएगा, यानी कि उसी का ही चयन किया जाएगा। तो चयन हमेशा क्या होता है, नकारात्मक, जबकि भर्ती क्या होती है, सकारात्मक। तो इस पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन 3। भर्ती सकारात्मक होती है और चयन क्या होता है, नकारात्मक होता है। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन नियोजन एक निरंतर एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है, रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी कभी चलने वाली प्रक्रिया है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा मानव संसाधन नियोजन एक निरंतर एवं सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि किसी भी संस्था के अंतर, अगर हम किसी भी संस्था की बात करें, व्यावसायिक संस्था की, तो उसके अंदर क्या होता है कि मानव संसाधन प्रबंध जो होता है उसकी प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। क्योंकि कई कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाते हैं, कई का पदोन्नत हो जाते हैं, कभी पदावनति भी हो जाती है। तो एक व्यावसायिक संस्था के अंदर कर्मचारियों की आवश्यकता जो है वो वर्ष भर बनी रहती है। अब जब कर्मचारियों की आवश्यकता वर्ष भर बनी रहती है तो मानव संसाधन नियोजन की प्रक्रिया भी निरंतर एवं सतत रूप से क्या है, चलती रहती है। तो इसका कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन फर्स्ट, मानव संसाधन प्रबंध एक निरंतर रूप से और सतत रूप से क्या है, चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देने, प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। तो यहां पर आएगा, यहां पर एक वर्ड मिस है और वो है भर्ती, है ना। तो यहां पर यानी कि इसमें पूछा जा रहा है कि संभावित कर्मचारियों की खोज करने और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देने, प्रोत्साहित करने की प्रक्रिया है। तो यानी कि वो कौन सी प्रक्रिया है जिसमें संभावित कर्मचारियों की क्या की जाती है, खोज की जाती है और उन्हें रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरणा देने
प्रेरणा प्रेरणा दी जाती है और प्रोत्साहित किया जाता है, तो मैंने अभी आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंतर्गत बताया था कि भर्ती एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें संभावित कर्मचारियों की क्या की जाती है, खोज की जाती है, और उन्हें क्या किया जाता है, रिक्त पदों पर आवेदन करने हेतु क्या दी जाती है, प्रेरणा दी जाती है, उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है, और भर्ती इसी कारण एक सकारात्मक प्रक्रिया कहलाती है। तो थर्ड जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा, सेकंड, यानी कि भर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भर्ती भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ये आपको याद करना होगा कि भर्ती भावी कर्मचारियों को खोजने एवं उन्हें संगठन के रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु प्रेरित करने की प्रक्रिया है। यह कथन किस विद्वान का है? तो ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी हमसे परीक्षा के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। तो यह परिभाषा जो है जिस विद्वान ने दी है, उन विद्वान का नाम है ए बी फिलिप्पो। क्या नाम है? ए बी फिलिप्पो। तो ये आपको याद रखना है कि भर्ती से संबंधित ये जो परिभाषा है ये किसके द्वारा दी गई है? ए बी फिलिप्पो के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कार्य पर रहते हुए दिए जाने वाले प्रशिक्षण की विधि है। देखिए, प्रशिक्षण जो है कर्मचारियों को दो तरीके से दिया जाता है। एक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्य स्थल पर, और एक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्य स्थल से बाहर, जिसे अपन एक तरीके से कह सकते हैं ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। यानी कि एक तो प्रशिक्षण दिया जाता है कार्य स्थल पर, तो उसे कहा जाता है ऑन द जॉब, और एक प्रशिक्षण दिया जाता है कार्यस्थल के बाहर, तो वो होता है ऑफ द जॉब। तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कार्य पर रहते हुए दिए जाने वाले प्रशिक्षण की विधि है। हमें इस क्वेश्चन में चार विधियां दे रखी हैं, और हमें ये पहचानना है कि इनमें से कौन सी विधि ऑन द जॉब के अंतर्गत आएगी। तो यानी कि कार्यस्थल पर रहते हुए प्रशिक्षण की विधि इन चारों में से कौन सी है? यदि हम बात करें प्रवचन विधि की, तो एक तरीके से ये लेक्चर मेथड हो गया। क्या हो गया? लेक्चर मेथड। इसके अंदर जो भी अभ्यर्थी होते हैं उनको क्या किया जाता है, लेक्चर दिया जाता है कि उन्हें किस तरीके से क्या करना है, काम करना है। तो ये ऑफ द जॉब में आती है, क्योंकि भाई एक तरीके से एक स्थल पर या इकट्ठा कर कर उनको लेक्चर दिया जाता है एक क्लासरूम के टाइप में। तो ये कार्यस्थल पर प्रशिक्षण की विधि नहीं होती है, तो ये ऑफ द जॉब में जाएगी। यदि हम समस्या अध्ययन की बात करें तो ये कहलाती है केस स्टडी मेथड। तो इसके अंदर अभ्यर्थियों को एक प्रॉब्लम दी जाती है, एक केस दिया जाता है, और उनको उस केस को क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, लेकिन कार्यस्थल पर नहीं, कार्यस्थल से बाहर। तो एक तरीके से ये भी ऑफ द जॉब के अंतर्गत आता है। यदि हम सम्मेलन विधि की बात करें तो इसे हम कक्षा कक्ष सम्मेलन विधि भी कह सकते हैं। इसमें सभी अभ्यर्थियों को क्या किया जाता है, एक स्थल पर क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है, और फिर उनको प्रवचन के माध्यम से या लेक्चर के थ्रू उनको क्या किया जाता है, गाइड किया जाता है। तो ये विधि भी ऑफ द जॉब में आएगी। लेकिन इसमें जो प्रशिक्षणार्थी विधि है, प्रशिक्षणार्थी विधि जो है ये ऑन द जॉब के अंतर्गत आएगी, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो अभ्यर्थी होता है उसे एक योग्य कर्मचारी के अंडर में नियुक्त किया जाता है, और वो जो योग्य कर्मचारी होता है उसको कार्य स्थल पर ही कार्य से संबंधित सभी बातों का क्या करता है, प्रशिक्षण देता है। तो ये कहलाती है ऑन द जॉब, यानी कि कार्य स्थल पर प्रशिक्षण विधि। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा, प्रशिक्षणार्थी विधि। यहां पर इसका आंसर क्या होगा, प्रशिक्षणार्थी विधि। तो कार्य पर रहते हुए दिए जाने वाले प्रशिक्षण की विधि
इन चारों में से कौन सी है? प्रशिक्षणार्थी विधि है। कौन सी विधि है? प्रशिक्षणार्थी विधि। नेक्स्ट देखिए, डैश से आशय मानवीय गुणों के विवरण से है जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो इसमें आप इस लाइन को देखिए, क्या लिखा हुआ है? जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। अब कार्य को करने के लिए क्या आवश्यक है? कार्य विवरण, कार्य विशिष्टता, कार्य अभिलेखन या कार्य सारांश। तो यहां पर अगर हम देखें तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि डैश से आशय मानवीय गुणों के विवरण से है जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक है। तो आपको क्वेश्चन को ढंग से रीड आउट करना है। अब किसी कार्य को करने के लिए क्या जरूरी होती है? कार्य विशिष्टता, यानी कि वर्क स्पेशलाइजेशन, कार्य विशिष्टता। तो कार्य विशिष्टता से आशय मानवीय गुणों के विवरण से है, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए किसी विशिष्ट गुण का होना क्या होता है? जरूरी होता है, उस कार्य से संबंधित। तो कार्य विशिष्टता से आशय मानवीय गुणों के विवरण से है जो किसी कार्य को करने के लिए क्या है? आवश्यक है। तो किसी कार्य को करने के लिए कार्य विशिष्टता की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आपको उस कार्य से संबंधित क्या होना चाहिए? स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा? कार्य विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव संसाधन के डैश से आशय प्रत्येक प्रकार के सेवी वर्गीयों की संख्या के निर्धारण से है। अब सेवी वर्गीयों की संख्या के निर्धारण से है, यहां पर संख्या के निर्धारण से बात निकल कर आ रही है। तो मानव संसाधन के परिमाणात्मक निर्धारण, यानी कि जो क्वांटिटेटिव निर्धारण होता है, तो मानव संसाधन के परिमाणात्मक निर्धारण से आशय प्रत्येक प्रकार के सेवी वर्गीयों की संख्या के निर्धारण से है। यानी कि इसके अंतर्गत ये डिसाइड किया जाता है कि हमें कितने कर्मचारियों की भर्ती करनी है और उनमें प्रत्येक प्रकार के कर्मचारी, यानी कि एक जो कंपनी होती है उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं और हर डिपार्टमेंट के अंतर्गत कितने कितने कर्मचारियों की भर्ती करनी है इसका निर्धारण किया जाता है। भाई एक कंपनी है, उसमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट भी है, उसमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी है, फाइनेंस फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। तो यहां पर क्या लिखा जा रहा है? मानव संसाधन के परिमाणात्मक निर्धारण से आशय प्रत्येक प्रकार के, यानी कि भाई हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी चाहिए, हमें मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी चाहिए, हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी चाहिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी चाहिए, इनकी संख्या का निर्धारण किया जाता है। यानी कि कर्मचारियों की भर्ती से पहले इस बात का अनुमान लगाया जाता है कि कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, किस डिपार्टमेंट में कितने कर्मचारी चाहिए और उनमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात संख्या की आ रही है कि भाई कर्मचारियों की संख्या का निर्धारण करना कि भाई कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, ये मानव संसाधन में किस प्रकार का निर्धारण कहलाता है? परिमाणात्मक निर्धारण कहलाता है। क्या कहलाता है? परिमाणात्मक निर्धारण। क्लियर? क्योंकि बात क्या आ रही है? संख्या के निर्धारण से। तो इस चीज को आप लोग समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भर्ती के स्रोत हैं आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत, एक एवं दो दोनों, और चौथा है कोई नहीं। तो देखिए भर्ती के स्रोत जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आंतरिक और एक होते हैं बाह्य। तो दो तरह के स्रोत होते हैं। अब आंतरिक स्रोत की अगर हम बात करें तो इसके अंदर पदोन्नति को शामिल किया जाता है, यानी कि किसी रिक्त पद को भरने के लिए हमने किसी कर्मचारी की पदोन्नति कर दी। इसके अंतर्गत स्थानांतरण आता है,
यानी कि किसी रिक्त पद को भरने के लिए हमने किसी कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया। एक पदावनति आती है, यानी कि हमने किसी कर्म पद को भरने के लिए क्या करा, किसी कर्मचारी का डिमोशन कर दिया, ठीक है ना। या फिर हमने किसी पद को भरने के लिए क्या किया, आंतरिक विज्ञापन निकाला, यानी कि हमने हमारे ही कर्मचारियों में से किसी एक को क्या किया, प्रेरित किया कि वो उस पोस्ट के लिए क्या करे, एप्लीकेशन दे। तो एक तरीके से यदि कर्मचारियों की भर्ती संस्था अपने ही कर्मचारियों में से करती है तो उसे भर्ती का आंतरिक स्रोत कहते हैं। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यदि किसी पद पर किसी व्यक्ति की नियुक्ति संस्था अपने ही कर्मचारियों में से करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, आंतरिक स्रोत कहते हैं। कि भाई अगर संस्था में कोई पद रिक्त है और उस रिक्त पद को यदि संस्था अपने वर्तमान कर्मचारियों के माध्यम से ही भरती है तो वो भर्ती का कहलाता है आंतरिक स्रोत। और यदि संस्था किसी रिक्त पद को संस्था के बाहर से भरती है, यानी कि विज्ञापन बाह्य विज्ञापन निकलवा कर, जैसे कि किसी शिक्षण संस्थाओं के माध्यम से, श्रम संघों के माध्यम से, तो ये मैंने आपको पढ़ाए हैं। तो अगर यहां पर अगर हम देखें तो अगर कर्मचारी की भर्ती संस्था के बाहर के स्रोत से की जाती है तो यानी कि बाहर से की जाती है, यानी कि संस्था के वर्तमान कर्मचारियों में से नहीं की जाकर बाहर के वातावरण से की जाती है तो उसे कहते हैं भर्ती का बाह्य स्रोत। तो भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो यहां पर हमारा आंसर क्या होगा, तीसरा, एक एवं दो, दोनों। तो भर्ती के अंदर भर्ती के आंतरिक स्रोत भी होते हैं और भर्ती के बाह्य स्रोत भी होते हैं। यदि बच्चों आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से इनको प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, अगर इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल को क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए भर्ती के स्रोत और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां से है टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो भर्ती के स्रोत क्या हो गए, भर्ती के आंतरिक स्रोत भी होते हैं और भर्ती के बाह्य स्रोत भी होते हैं। तो आपको मेनली ये समझना है, यदि किसी रिक्त पद को संस्था अपने वर्तमान कर्मचारियों के माध्यम से ही भरती है, जैसे कि मैंने बताया पदोन्नति के माध्यम से, स्थानांतरण के माध्यम से, पदावनति के माध्यम से, आंतरिक विज्ञापन निकालकर, तो ये क्या कहलाते हैं, आंतरिक स्रोत कहलाते हैं। और यदि किसी कर्मचारी की भर्ती संस्था के बाहर से की जाती है, बाहर के किसी माध्यम से की जाती है, अब बाहर क्या है, रोजगार कार्यालय है, शिक्षण संस्थाएं हैं, है ना, अखबार के अंदर विज्ञापन निकलवा कर, या फिर इंटरनेट के माध्यम से, जो इंटरनेट के ऊपर नौकरी.com, सेवा.com, ऑनलाइन मीडियम्स को यूज करके, तो उसे अपन कहते हैं कि ये संस्था ने कौन से स्रोत को यूज किया है, बाह्य स्रोत को यूज किया है। ठीक है। और तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और एक बाह्य। अब देखिए नेक्स्ट, भर्ती के बाह्य स्रोत हैं आकस्मिक आवेदनों की प्राप्ति से, नाते रिश्तेदारों से, विज्ञापनों की सहायता से। देखिए आकस्मिक आवेदनों को अपन इंग्लिश में कहते हैं कैजुअल कॉलर्स। कभी कभी क्या होता है कि कई जने आकर अपना रेज्यूम जो है कंपनी के अंदर दे जाते हैं कि सर यदि आपको आवश्यकता हो तो हमको संपर्क करिएगा, हमको नौकरी की क्या है, आवश्यकता है। अब जैसे मैं किसी स्कूल की बात करूं तो स्कूल के अंदर क्या होता है कि कई जने आकर अपना रेज्यूम दे जाते हैं कि सर मैं ये सब्जेक्ट पढ़ाना चाहता हूँ। और हमने अगर उनसे कहा कि नहीं भाई हमें तो अभी आवश्यकता नहीं है, तो हम उनके रेज्यूम को लेकर रख लेते हैं और भविष्य में जैसे ही हमें किसी टीचर की आवश्यकता पड़ती है तो हम क्या करते हैं, जो रेज्यूम्स हमारे पास आकस्मिक रूप से आए थे
यानी कि जो कैजुअल कॉलर्स हमारे पास आए थे, जो अपना रेज्यूम देकर हमारे पास चले गए थे, लेकिन उस समय हमारे पास रिक्त पद नहीं था, लेकिन अब हमारे पास एक रिक्त पद है। तो जितने भी रेज्यूम हमारे पास आकस्मिक रूप से आए होते हैं, यानी कि जिन्हें अपन कह सकते हैं आकस्मिक आवेदन, तो उनमें से हम क्या कर लेते हैं, नए कर्मचारियों को भर्ती हेतु क्या कर लेते हैं, बुला लेते हैं। तो ये एक तरीके से क्या है, बाह्य स्रोत है। नाते रिश्तेदार से, कभी कभी संस्था के अंदर क्या होता है कि कोई वर्तमान कर्मचारी अपने किसी रिश्तेदार को रिकमेंड कर देता है कि सर अपने ऑर्गेनाइजेशन में जो पोस्ट खाली हुई है, इसके लिए मेरा भतीजा है या भांजा है या मेरी भतीजी है जिसने अभी वर्तमान में शिक्षा पूरी करी है, तो आप चाहें तो आप अपन उनको रख सकते हैं। तो क्या होता है कि कभी कभी नाते रिश्तेदारों के माध्यम से भी क्या होता है, हम अपनी रिक्त संस्था के रिक्त पद को क्या है, भर लेते हैं। यानी कि वर्तमान कर्मचारी जो होते हैं वो अपने नाते रिश्तेदारों को रिकमेंड कर देते हैं और हम उनका इंटरव्यू लेकर उन्हें अपनी संस्था के अंदर अपॉइंट कर लेते हैं। तो ये भी एक बाह्य स्रोत है। विज्ञापनों की सहायता से हम समाचार पत्र जो होते हैं उसके अंदर आवश्यकता का क्लासिफाइड विज्ञापन छपवा देते हैं और उस विज्ञापन को पढ़कर कई लोग जो हैं आवेदन करते हैं और उसमें से हम क्या करते हैं, एक कुशल आवेदक का चयन कर लेते हैं। तो ये भी एक बाह्य स्रोत है। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। तो भर्ती के बाह्य स्रोत हैं, तो ये सभी क्या हैं, भर्ती के बाह्य स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयन प्रक्रिया में शामिल है नियंत्रण, समन्वय, साक्षात्कार, अभिप्रेरण। यदि हम चयन प्रक्रिया की बात करें तो चयन प्रक्रिया के अंदर साक्षात्कार शामिल है, क्योंकि जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, इस सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो भी अभ्यर्थी होता है उसका इंटरव्यू लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। और यदि वो इंटरव्यू के अंदर योग्य साबित होता है तो हम उसका चयन कर लेते हैं। तो एक तरीके से चयन के अंदर एक अभ्यर्थी को कई चरणों से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। उसको टेस्ट, रिटन टेस्ट भी देना पड़ता है, फिजिकल टेस्ट भी देना पड़ता है, उसका बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है, उसका इंटरव्यू भी लिया जाता है। तो ये सब जितने भी स्टेप हैं ये चयन प्रक्रिया में क्या है, शामिल है। लेकिन अगर हम बात करें नियंत्रण की, समन्वय की, अभिप्रेरण अभिप्रेरण प्रेरण की, तो ये एक तरीके से मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस में नहीं आते। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर चयन प्रक्रिया में किसको लिया जाएगा, साक्षात्कार को लिया जाएगा। किसको लिया जाएगा, साक्षात्कार को लिया जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है कि मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है। कर्मचारियों की उपलब्धि, बिल्कुल कर्मचारियों को डेवलप करना किसकी जिम्मेदारी है, मानव संसाधन प्रबंध की, है ना। अचीवमेंट यानी कि उनको अपनी लाइफ के अंदर अचीवमेंट का एहसास कराना मानव संसाधन प्रबंध की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों का विकास करना बिल्कुल मानव संसाधन प्रबंध की जिम्मेदारी है। कर्मचारियों का प्रभावी प्रशिक्षण करना मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत आता है। यानी कि एक तरीके से अगर हम देखें, ट्रेनिंग हुआ, डेवलपमेंट हुआ, अचीवमेंट हुआ, तो ये सब ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। यानी कि एक कंपनी का जो मानव संसाधन यानी कि एचआर डिपार्टमेंट होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो कर्मचारियों को उचित ट्रेनिंग प्रोवाइड करे, उनको डेवलप करे और उनको अपने जीवन में क्या कराए, अचीवमेंट यानी कि उपलब्धि का एहसास कराए। तो एक तरीके से ये सारे के सारे जो हैं मानव संसाधन प्रबंध के अंदर है। मानव संसाधन प्रबंध इन सभी में अपनी क्या करता है, भूमिका निभाता है। वो कर्मचारियों की उपलब्धि में भी भूमिका निभाता है, कर्मचारियों के विकास में भी भूमिका निभाता है और कर्मचारियों के प्रभावी प्रशिक्षण में भी भूमिका निभाता है।
लेकिन अगर बात करें संसाधन संस्था की लेखांकन व्यवस्था, तो लेखांकन व्यवस्था में मानव संसाधन प्रबंध का कोई भी रोल नहीं होता, भूमिका नहीं होती। ये लेखांकन व्यवस्था करना जो है ये अकाउंट्स डिपार्टमेंट का काम है, मानव संसाधन प्रबंध का काम नहीं है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछा, मानव संसाधन प्रबंध निम्न में से कौन सी भूमिका नहीं निभाता है? तो यहाँ पर आंसर होगा संस्था की लेखांकन व्यवस्था। लेखांकन व्यवस्था जो है ये मानव संसाधन प्रबंध की जिम्मेदारी नहीं है, ये संस्था का अकाउंट्स डिपार्टमेंट देखेगा। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भर्ती की जा सकती है वर्तमान आवश्यकताओं के लिए, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए, ऑप्शन 3 एक एवं दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा थर्ड, क्योंकि भर्ती जो होती है वो भविष्य के लिए भी की जा सकती है और वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी की जा सकती है। और भर्ती का मतलब क्या होता है, योग्य अभ्यर्थियों को रिक्त पदों के लिए आवेदन करने हेतु क्या करना, प्रोत्साहित करना। तो एक संस्था जो है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी भर्ती कर सकती है और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी क्या कर सकती है, भर्ती की प्रक्रिया को अपना सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, एक एवं दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन भर्ती के बाह्य स्रोतों में शामिल नहीं है? अब यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन भर्ती के बाह्य स्रोतों में शामिल नहीं है? तो देखिए रोजगार कार्यालय भर्ती के बाह्य स्रोतों में आता है, क्योंकि भाई रोजगार कार्यालय के माध्यम से हम जो भर्ती करते हैं वो संस्था के बाहर के स्रोतों से की गई भर्ती कहलाती है, तो ये तो बाह्य स्रोतों में आएगा। डाक द्वारा प्रार्थना पत्र मांगना, यानी कि हमने एक तरीके से ये भी भर्ती के बाह्य स्रोतों में आता है, क्योंकि भाई हमने जो आवेदन मांगे हैं वो डाक के माध्यम से मांगे हैं और इसमें जो भी आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं वो संस्था के बाहर के अभ्यर्थी हैं, आंतरिक कर्मचारी नहीं है, तो इसलिए ये भी बाह्य स्रोतों में आएगा। फाटक पर भर्ती का मतलब क्या होता है कि हमने फैक्ट्री के गेट पर हमें कौन कौन से कर्मचारियों की आवश्यकता है उसका नोटिस लगा दिया। अब उस नोटिस को पढ़कर क्या हुआ कि वहां पर बहुत सारे लोग आ गए उस पदों के लिए, तो एक तरीके से हमने संस्था के फाटक पर जो भर्ती करी है तो वो बाहर के अभ्यर्थियों की करी है, अंदर के अभ्यर्थियों की नहीं करी है। तो संस्था के गेट पर नोटिस लगाकर जो भर्ती की जाती है वो एक तरीके से संस्था के बाहर बाहर संस्था में बाहर से आए हुए व्यक्ति होते हैं, आंतरिक कर्मचारी नहीं होते। तो फाटक पर भर्ती जो है ये भी बाह्य स्रोतों में आती है। लेकिन स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर, यानी कि हमने किसी रिक्त पद को भरने के लिए हमारे संस्था के ही किसी कर्मचारी का क्या कर दिया, स्थानांतरण कर दिया। तो ये आंतरिक भर्ती के स्रोतों में आता है, बाह्य भर्ती के स्रोतों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, स्थानांतरण। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन थर्ड, स्थानांतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चयन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था है विज्ञापन प्रकाशित कराना, आवेदन पत्र प्राप्त करना, रोजगार परीक्षण करना, व्यक्तिगत साक्षात्कार करना। तो ये पूछ रहा है कि भाई चयन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था क्या है, यानी कि फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन क्या है? तो फर्स्ट स्टेप ऑफ सिलेक्शन होता है आवेदन पत्र प्राप्त करना। चयन प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, एप्लीकेशन को रिसीव्ड करने से। उसके बाद उनकी स्क्रीनिंग की जाती है, यानी कि जो योग्य अभ्यर्थी होते हैं जिनकी एप्लीकेशन मैनेजमेंट को बिल्कुल सही लगती है, वो उन एप्लीकेशंस को क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और बाकी एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जाके रिटन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होता है, बैकग्राउंड टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो चयन प्रक्रिया की प्रथम अवस्था कहाँ कौन सी है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है,
आवेदन पत्र प्राप्त करने से। कहां से स्टार्ट होता है? आवेदन पत्र प्राप्त करना चयन प्रक्रिया की क्या है? प्रथम अवस्था है। यहां से चयन प्रक्रिया क्या होती है? शुरू होती है। क्लियर हो गई बात? नेक्स्ट देखिए, कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना निम्न में से किसका कार्य है? देखिए, कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना निम्न में से किसका कार्य है? मानव संसाधन संगठन का, मानव संसाधन नियंत्रण का, मानव संसाधन नियोजन का, मानव संसाधन निर्देशन का। अब अनुमान लगाने का मतलब है नियोजन। क्या है? नियोजन, यानी कि प्लानिंग करना। भाई अभी एक तरीके से जो मानव संसाधन नियोजन होता है वो एक तरीके से कर्मचारियों की संख्या संख्या का क्या करता है? अनुमान लगाता है। कर्मचारियों की संख्या का क्या करता है? अनुमान लगाता है। तो कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना मानव संसाधन नियोजन का कार्य है, क्योंकि जहां पर अनुमान शब्द आ जाता है वहां पर एक तरीके से प्लानिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? प्लानिंग। और नियोजन का मतलब क्या होता है? प्लानिंग। तो मानव संसाधन कर्मचारियों की संख्या का अनुमान लगाना निम्न में से किसका कार्य है? मानव संसाधन नियोजन का कार्य है। संगठन नियंत्रण और निर्देशन का कार्य नहीं है, नियोजन का कार्य है। क्योंकि मानव संसाधन के नियोजन में ही क्या किया जाता है, यानी कि जब प्लानिंग की जाती है तो प्लानिंग में ही हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। इसका आंसर क्या होगा? थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य, निम्न में से कौन सा कार्य मानव संसाधन प्रबंध के प्रबंधकीय कार्यों का भाग नहीं है? निम्न में से कौन सा कार्य मानव संसाधन प्रबंध के प्रबंधकीय कार्यों का, कौन से कार्यों का? प्रबंधकीय कार्यों का भाग नहीं है। अब प्रबंधकीय कार्य क्या होते हैं भाई? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन क्या होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट के 5 कार्य कौन कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। यानी कि अपन कह सकते हैं नियोजन, संगठन और सिलेक्शन, यानी कि चयन, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, निर्देशन और नियंत्रण। और इसे अपन इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। तो हेनरी फ्यूल ने ये 5 फंक्शन दिए थे, है ना? तो प्रबंध के अंतर्गत ये 5 कार्य आते हैं। कितने कार्य आते हैं? 5। तो नियोजन, संगठन, नियंत्रण, ये मानव संसाधन प्रबंध के प्रबंधकीय कार्यों में शामिल हैं। लेकिन लाभों का जो मूल्यांकन है ये मानव संसाधन प्रबंध के प्रबंधकीय कार्यों में शामिल नहीं है। भाई लाभों का मूल्यांकन करना ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये मैनेजमेंट का काम है। मानव संसाधन प्रबंध तो केवल कर्मचारियों से संबंधित होता है, ये कर्मचारियों का नियोजन करता है, कर्मचारियों का संगठन करता है, कर्मचारियों का नियंत्रण करता है। संस्था के लाभों का मूल्यांकन करना मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। इसका आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, सही स्थान पर, सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का कार्य है, वो कहलाता है चयन। क्योंकि सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, या तो अगर हम सिलेक्शन का मतलब इंग्लिश में समझें तो सिलेक्शन का मतलब इंग्लिश के अंदर होता है, यानी कि चयन जो होता है उसे क्या कहा जाता है? सिलेक्शन। और सिलेक्शन का अर्थ क्या होता है? सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो एक तरीके से
सही स्थान पर सही समय पर सही व्यक्ति की नियुक्ति करने का कार्य क्या कहलाता है? चयन कहलाता है, सिलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलेक्शन। तो इसे इंग्लिश के अंदर क्या कहा जाता है? सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन का घटक नहीं है? ये नहीं वाले क्वेश्चन जो हैं ज्यादा आते हैं, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा एग्जाम के अंदर, वरना गलती होने की संभावना है। निम्न में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन का घटक नहीं है? भावी आवश्यकताओं का अनुमान। भाई अब यहाँ पर बात नियोजन की जा रही है, यानी कि प्लानिंग की जा रही है, ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग। तो प्लानिंग के अंदर क्या किया जाएगा? भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाएगा। विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण किया जाएगा। आंतरिक क्रियाओं का विश्लेषण किया जाएगा। सहायक क्रियाओं का निर्माण, ये मानव संसाधन नियोजन में नहीं आता। भाई ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग में क्या होता है? भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, इसका अनुमान लगाया जाएगा। विद्यमान संसाधनों की गणना एवं विश्लेषण, अब उनका अनुमान, भविष्य में कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है इसका अनुमान लगाने के लिए वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं और कितने कर्मचारियों, कौन कौन से कर्मचारी किस किस पद पर कार्य कर रहे हैं और भविष्य में कौन कौन से पदों के रिक्त होने की संभावना है, इस सब की गणना और विश्लेषण किया जाएगा। और आंतरिक क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाएगा। भाई नियोजन के अंदर क्या होता है? नियोजन के अंदर अनुमान लगाया जाता है। नियोजन के अंतर्गत वर्तमान के संसाधनों की गणना की जाती है, उनका फिर विश्लेषण किया जाता है और क्रियाओं का भी विश्लेषण किया जाता है। लेकिन सहायक क्रियाओं का निर्माण नहीं, सहायक नई क्रियाओं का निर्माण करना मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत नहीं आता। नई क्रियाओं का निर्माण करना ये मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। भाई मानव संसाधन नियोजन तो क्या करता है? वर्तमान में कितने कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारियों की आवश्यकता है, उससे संबंधित एनालिसिस करता है। लेकिन क्रियाओं का निर्माण करना, सहायक क्रियाओं का निर्माण करना, ये मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत नहीं आता कि संस्था के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। ये वर्क, इस तरह का जो फॉर्मेशन है, ये हाई अथॉरिटी मैनेजमेंट देखता है। जो मानव संसाधन प्रबंध होता है वो तो क्या करता है? केवल कर्मचारियों की भर्ती करके देता है। अब कौन सी क्रियाएं होगी और कौन सी क्रियाएं नहीं होगी, ये देखना मानव संसाधन प्रबंध का कार्य नहीं होता। तो सहायक क्रियाओं का निर्माण नहीं किया जाता मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत। ये केवल कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? कर्मचारी। अब इसमें कर्मचारी की बात तो कहीं आ ही नहीं रही है ना। तो जो मानव संसाधन प्रबंध है वो केवल कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाता है और कर्मचारियों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के लिए वो वर्तमान में जितने भी कर्मचारी हैं उनकी गणना करता है, विश्लेषण करता है, क्रियाओं का विश्लेषण करता है और ये देखता है कि भाई किस पद के ऊपर कौन से कर्मचारी की आवश्यकता है, उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, इन सब का निर्धारण वो करता है। बाकी सहायक क्रियाओं का निर्माण करना मानव संसाधन नियोजन के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट देखिए, प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है। भाई अभिप्रेरणा में वृद्धि के लिए प्रशिक्षण का उपयोग किया जाता है ना। कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए भी किया जाता है। तो यहां पर आंसर होगा कर्मचारी आवर्ती में वृद्धि के लिए। कर्मचारी आवर्ती का तो मतलब होता है कि संस्था के अंदर कितने कर्मचारी जो हैं वो कार्य छोड़कर जा रहे हैं। इसे अपन बोलते हैं एक तरीके से एम्प्लॉय टर्नओवर रेशियो। तो एम्प्लॉइज टर्नओवर को इंक्रीज करना प्रशिक्षण का उद्देश्य नहीं होता, क्योंकि एम्प्लॉइज टर्नओवर का मतलब होता है
कि कितने कर्मचारी जो हैं वो संस्था को छोड़कर जा रहे हैं। तो प्रशिक्षण संस्था को छोड़कर जाने के लिए थोड़ी ना दिया जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कर्मचारियों को मोटिवेट करने के लिए, प्रशिक्षण दिया जाता है उनकी वर्क एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और यहां पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, प्रशिक्षण का उपयोग नहीं किया जाता है कर्मचारी आवर्ती में वृद्धि के लिए। आप एम्प्लॉइज टर्नओवर को इंक्रीज करने के लिए थोड़ी ना प्रशिक्षण दोगे। इसका मतलब है कि आप संस्था के कर्मचारियों को क्या कर रहे हो, संस्था को छोड़कर जाने के लिए प्रेरित कर रहे हो। तो प्रशिक्षण कभी इसके लिए नहीं दिया जाता। तो प्रशिक्षण एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, उनकी वर्क एफिशिएंसी को डेवलप करने के लिए दिया जाता है, कर्मचारी आवर्ती में वृद्धि करने के लिए नहीं दिया जाता। तो इसका आंसर क्या होगा, सेकंड। नेक्स्ट देखिए, किसी संस्थान में मानव संसाधन की आवश्यकता के पूर्वानुमान का आधार है। भाई भविष्य में हमें कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इसका अनुमान किस आधार पर लगाया जाता है। तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए, संस्था के लक्ष्य व नीतियों को ध्यान में रखते हुए, भावी विस्तार योजनाओं को ध्यान में रखते हुए। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्योंकि भाई तकनीकी परिवर्तन जो होते हैं वो बिल्कुल तकनीकी परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाया जाता है। क्योंकि भाई भविष्य में ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस होने वाले हैं, तो भविष्य के अंदर हमको इन तकनीकी को जानने वाले कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो तकनीकी परिवर्तन एक आधार हो गया। संस्था की लक्ष्य व नीतियां, कि भाई आने वाले समय में संस्था के लक्ष्य ये हैं, संस्था की पॉलिसीज ये है, और इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हमें इन कर्मचारियों की, इस योग्यता वाले कर्मचारियों की इतनी संख्या में आवश्यकता पड़ेगी। तो ये भी एक आधार हो गया। भावी विस्तार की योजनाएं, संस्था भविष्य में अपने बिजनेस का विस्तार इन इन राज्यों में करेगी, इन इन देशों में करेगी। तो ये भी एक भावी आवश्यकता का अनुमान हो गया। तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, इन तीनों पॉइंटों को ध्यान में रखकर मानव संसाधन की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया जाता है। और ये तीनों के तीनों ही इसमें क्या होते हैं, इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। एक व्यावसायिक संगठन में एक समय में 20 कर्मचारी 2 सप्ताह तक बिना कार्य के रहे क्योंकि कर्मचारियों की संख्या आवश्यकता से अधिक थी। यह संगठन के किस क्षेत्र में कमी को प्रकट करता है। भाई सीधी सीधी सी बात है, मानव संसाधन नियोजन यानी कि ह्यूमन रिसोर्सेस प्लानिंग की कमी को प्रकट करता है। अगर मानव संसाधन नियोजन ठीक ढंग से होता तो कर्मचारी ना तो आवश्यकता से अधिक होते और ना ही आवश्यकता से कम होते। क्योंकि यहाँ पर कह रहा है कि भाई 20 कर्मचारी जो हैं वो 2 सप्ताह तक बिना कार्य के रहे क्योंकि उनकी जो संख्या थी वो आवश्यकता से अधिक थी। तो ये किस क्षेत्र में कमी को प्रकट करता है, मानव संसाधन नियोजन क्षेत्र में कमी को प्रकट करता है। अगर मानव संसाधन नियोजन ठीक ढंग से होता तो ना तो कर्मचारी आवश्यकता से अधिक होते और ना ही कर्मचारी आवश्यकता से कम होते। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत नहीं है। भाई स्थानांतरण है, पदोन्नति है, आंतरिक विज्ञापन है, प्रतिनियुक्ति नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, प्रतिनियुक्ति। प्रतिनियुक्ति का मतलब होता है डेप्यूटेशन, और इसमें जो कर्मचारी होता है वो बाहर से आता है, यानी कि दूसरे विभाग से आपने अपने विभाग में एक कर्मचारी को बुलाया है। तो एक तरीके से क्या होता है, प्रतिनियुक्ति जो होती है वो यानी कि एक संस्था से, अब सरकार क्या करती है, कभी कभी एक डिपार्टमेंट के आदमी को दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरे विभाग के अंदर क्या कर देती है, डेप्यूटेशन के ऊपर भेज देती है। तो एक तरीके से आने वाला कर्मचारी उसी विभाग का नहीं होता, वो बाहर की दूसरी संस्था से आता है। तो एक तरीके सपोज करो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उस गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सरकार ने क्या करा,
पंचायती राज में भेज दिया। अब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को पंचायती राज में भेजा है तो वो पंचायती राज का कर्मचारी थोड़ी ना है, वो तो किसी गवर्नमेंट के किसी दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। अब सरकार ने उसको डेप्यूटेशन के ऊपर पंचायती राज में भेज दिया। तो जो कर्मचारी आया है वो एक तरीके से एक्सटर्नल सोर्स से आया है। कहां से आया है? एक्सटर्नल सोर्स से आया है। तो प्रतिनियुक्ति जो होती है, डेप्यूटेशन जो होता है, वो बाहर से किया जाता है, ये आंतरिक स्रोत में शामिल नहीं होता। हाँ, ट्रांसफर उसी विभाग में होता है, पदोन्नति उसी विभाग में होती है, आंतरिक विज्ञापन निकालने पर कर्मचारी उसी विभाग के आते हैं। तो एक तरीके से डेप्यूटेशन जो होती है, इसमें आने वाला जो कर्मचारी होता है वो आउटसोर्सिंग का कर्मचारी कहलाता है। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि प्रतिनियुक्ति जो है ये आंतरिक स्रोत में शामिल नहीं है। भर्ती एक प्रक्रिया है जिसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है एवं उन्हें डैश के लिए संगठन में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कृत्य, मजदूरी, लागत, निष्कासन। तो यहां पर आएगा कृत्य। यहां पर क्या आएगा? कृत्य। कृत्य मतलब कार्य के लिए। तो भर्ती एक प्रक्रिया है जिसमें भावी कर्मचारियों की खोज की जाती है एवं उन्हें कृत्य के लिए यानी कि कार्य के लिए संगठन में आवेदन करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। तो कार्य करने के लिए ही तो प्रोत्साहित करते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, डोनाल्ड किर्क पैट्रिक जाने जाते थे प्रशिक्षण मापदंड के सृजन के लिए। यह आपको याद करना पड़ेगा कि डोनाल्ड किर्क पैट्रिक किसके लिए जाने जाते थे? प्रशिक्षण मापदंड के सृजन के लिए। यानी कि उनका जो वो क्या करते थे, ट्रेनिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं उसको क्रिएट करने के लिए किस जाने जाते थे? कौन? डोनाल्ड किर्क पैट्रिक। तो डोनाल्ड किर्क पैट्रिक जो है किसके लिए जाने जाते थे? प्रशिक्षण मापदंड के सृजन के लिए। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन मानव संसाधन नियोजन की पूर्व आवश्यकता है? भाई, नियोजन की पूर्व आवश्यकता क्या होती है? समय, धन और साधन, चयन में सहायक, मानव संसाधन के अपव्यय पर नियंत्रण और कानूनों में परिवर्तन। तो अगर मैं आपको इसको बहुत ही सिंपल शब्दों में बताऊं तो नियोजन करने के लिए हमेशा क्या चाहिए होता है? समय, धन और साधन। नियोजन की पूर्व आवश्यकता होती है समय, धन और साधन, क्योंकि नियोजन करने में समय लगता है। नियोजन करने के लिए आपके पास साधन होने चाहिए, यानी कि भाई प्लानिंग करने के लिए पहली बात तो टाइम होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके पास रिसोर्सिस होने चाहिए। और प्लानिंग जो है वो बिना पैसों के नहीं होती। तो प्लानिंग करने के लिए क्या होता है? धन की आवश्यकता भी होती है। तो किसी भी प्लानिंग के लिए समय चाहिए होता है, धन चाहिए होता है और साधन चाहिए होते हैं। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो ही प्लानिंग क्या होती है? बेस्ट होती है। चाहे वो मानव संसाधन प्लानिंग हो, मानव संसाधन नियोजन हो, चाहे वो वित्त नियोजन हो, चाहे वो कोई सा भी नियोजन हो। नियोजन करने के लिए हमेशा समय, धन और साधन, इन तीन चीजों की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो बच्चों, ये क्लास हमारी जो है यहाँ पर खत्म हो गई है और मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही होगी। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही है। एक्चुअल में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन कराऊं और जितना समझाने का प्रयास मैं कर रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि फटाफट फटाफट आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूं, क्योंकि क्वेश्चन करते समय हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकते। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको क्वेश्चन का अर्थ जो है वो समझ में जरूर जरूर आ जाए। तो आपको अगर मेरी क्लासेस अच्छी लग रही है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर ये क्वेश्चंस आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको इनकी पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है
वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अवेलेबल हो जाएगा। आप वहां से टेलीग्राम चैनल को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।